देखो हम लोग अब तक क्या क्या पढ़े। हम लोग अब तक डायरेक्टर का मतलब पढ़े, वुमेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने कितने होने चाहिए पढ़े, कौन आदमी एलिजिबल है डायरेक्टर बनने के लिए, डीन नंबर का क्या पूरा प्रोसेस है, कौन आदमी क्वालिफाइड है डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, कौन कौन डिस्क्वालीफाइड है, कैसे कैसे डिस्क्वालीफाइड है, स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा, कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का जनरल रूल्स क्या क्या है ये पढ़े, डिफरेंट मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, अलग अलग कब बोर्ड खुद डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, कब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, कब थर्ड पार्टी कर सकता है, फिर पढ़े कब एनसीएलटी कर सकता है, फिर पढ़े एक डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर कितने होने, अलग अलग टाइप के डायरेक्टर उनका मतलब क्या है, एक आदमी कितने कंपनी में डायरेक्टरशिप ले सकता है, कोई आदमी अगर डायरेक्टर का ऑफिस वैकेंट करता है तो क्या तरीका होगा, रेजिग्नेशन करना चाहता है तो क्या तरीका होगा, और कंपनी अगर रिमूव करता है डायरेक्टर को तो क्या तरीका होगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजेरियल पर्सन्स, KMP, की मैनेजेरियल पर्सन्स। हर कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। अ रजिस्टर टू बी मेंटेन विथ ऑल डिटेल्स, देयर शेयर होल्डिंग इन कंपनी, उस आदमी का कितना शेयर होल्ड किया हुआ है कंपनी में, ये मेंटेन करना होगा उस रजिस्टर में, कि डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं, सब्सिडियरी कंपनी में कितना शेयर होल्ड कर रहा है, होल्डिंग कंपनी में कितना शेयर होल्ड कर रहा है, एसोसिएट कंपनी में कितना शेयर होल्ड कर रहा है। इन DIR 12 रिटर्न टू बी सबमिटेड विद ROC इन केस ऑफ चेंजेस इन डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन। एक DIR 12 भरना पड़ेगा जब भी हम डायरेक्टर्स में कोई चेंजेस करेंगे, कोई नया ज्वाइन किया, किसी को रिमूव किए, तो ये सब चीज़ें जब चेंज होगी तो ROC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और ROC को जनरली 30 दिन में इन्फॉर्म करना पड़ता है। रजिस्टर सेल ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर, आपके हेड ऑफिस में वो रजिस्टर ओपन रहना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में आपके वो रजिस्टर ओपन रहना चाहिए बिजनेस आवर के दौरान, कोई भी आके उनको डिटेल को चेक कर सकता है। मेंबर्स कैन टेक एक्सट्रैक्ट कॉपीज फॉर फ्री विद इन 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन। शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर्स का डिटेल चेक करना है, चेक कर लो आगे बिजनेस आवर के दौरान, उनको चेक करने के अलावा उसका प्रिंट आउट चाहिए, एक्सट्रैक्ट कॉपी मतलब जीरोक्स या प्रिंट आउट, तो वो भी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी में अप्लाई करेंगे 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कौन कौन डायरेक्टर, उनका पूरा डिटेल शेयर होल्डर को देने के बाद। रजिस्टर टू ओपन फॉर ऑल पर्सन अटेंडिंग एनुअल जनरल मीटिंग, और जब AGM होगा तब हर आदमी उस AGM में जो प्रेजेंट है वो रजिस्टर चेक कर सकता है। तो ये है रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, अगर ये कंपनी या ऑफिसर इस रूल को फॉलो नहीं करता रजिस्टर मेंटेनेंस का, तो पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इस चैप्टर में ही जनरली 5,000 से 5 लाख तक का फाइन है। इस चैप्टर में ही जनरली 5,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन है। अब आता है एक लिस्ट। हम लोग अभी बहुत सारा DIR ये DIR वो पढ़े, तो हम एक लिस्ट बना दिया है कि कौन सा DIR फॉर्म किस काम क्या आता है। तो DIR 1 इंक्लूजन ऑफ नेम ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंक्लूड करते हैं उसके लिए हमको DIR 1 फाइल करना पड़ता है। DIR 2 कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर जब अपना कंसेंट देता है वो DIR 2 फाइल करता है। DIR 3 डीन नंबर एप्लीकेशन फॉर्म है। DIR 4 वेरिफिकेशन फॉर डीन एप्लीकेशन है। अगर ROC वेरीफाई करना चाहता है तो वो DIR 4 के थ्रू आपको बोलेगा वापस डिटेल अपलोड करना। DIR 5 सरेंडर ऑफ डीन है, कोई आदमी डीन फॉर्म सरेंडर करना चाहता है, डीन नंबर अब नहीं बनना है किसी और कंपनी में, डायरेक्टर हम डीन छोड़ रहे हैं, तो DIR 5। DIR 6 चेंजेस इन डिटेल ऑफ DIR 2 सेंट्रल गवर्नमेंट। DIR 6 सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल होता है जब भी हम डायरेक्टर्स में कोई चेंजेस करते हैं। DIR 7 वेरिफिकेशन इन डिटेल ऑफ डीन, जब वो लोग वेरिफिकेशन के लिए तुमको बोलेगा तो तुम DIR 7 वापस फाइल करोगे वेरीफाई करवाने के लिए। DIR 8 फॉर्म बाय डायरेक्टर टू ROC फॉर चेंजेस। DIR 8 डायरेक्टर भरता है ROC को जब उसके डिटेल में कोई चेंजेस आता है, मान लो एड्रेस चेंज हो रहा है, डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है। DIR 9 रिपोर्ट बाय कंपनी टू ROC, कंपनी जब भी कोई रिपोर्ट सबमिट करेगा ROC को DIR 9 भरेगा। DIR 10 रिमूवल और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, DIR 10 भरा जाएगा जब कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो रहा है और हम लोग उसको रिमूव कर रहे हैं।
DIR 11 रेजिग्नेशन नोटिस टू ROC बाय डायरेक्टर। डायरेक्टर जब भी रिज़ाइन करेगा वो DIR 11 में ROC को इन्फॉर्म करेगा कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं। DIR 12 बाई कंपनी टू ROC। DIR 12 देखो, डायरेक्टर ROC को बताएगा DIR 11 में कि हम रिज़ाइन कर दिया है, और कंपनी भी ROC को बताएगा DIR 12 में कि ये आदमी रिज़ाइन कर दिया है। तो ये आपके MCQ में बहुत काम आने वाले हैं, किस फॉर्म का क्या काम है। अब आ जाते हैं डायरेक्टर के अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिनको बोला जाता है की मैनेजेरियल पर्सन्स। की यानी वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजेरियल पर्सन्स। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, कंपनी का CEO, MD, मैनेजर, CS, ऑल टाइम डायरेक्टर, CFO। देखो डायरेक्टर के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन डायरेक्टर KMP के अंडर ही आता है। तो कंपनी का CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी का MD मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर CS यानी कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर और CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सब कंपनी के KMP कहलाते हैं। किस किस कंपनी को KMP अपॉइंट करना मैंडेटरी है? देखो डायरेक्टर तो सब कंपनी में मैंडेटरी है, बाकी ये CFO, CEO और ये CS इनका बात हो रहा है। कंपनी सेक्रेटरी, CEO, CFO इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो मैंडेटरी टू अपॉइंट KMP। लिस्टेड कंपनी को, हर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, उनको एक CFO, एक MD और एक CS रखना जरूरी है। हर वो पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, उसको एक CFO, एक MD और एक CS रखना ज़रूरी है। या फिर हर वो कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, 10 करोड़ से कम है तो CFO और MD नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा है तो CS तो रखना ही पड़ेगा। तो देखो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी को तो रखना ही है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसका 10 करोड़ से ज़्यादा का पेड अप कैपिटल है उसको तीनों रखना है, CFO, MD और CS। और जिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी का पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से कम, 10 करोड़ से कम है लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा है, उसको एक CS रखना मैंडेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी। नो पर्सन सेलेक्टेड चेयरमैन एंड MD एट सेम टाइम। चेयरमैन और MD मतलब मीटिंग का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का, दोनों पोस्ट एक साथ होल्ड नहीं कर सकते। यानी मुकेश अंबानी मीटिंग का चेयरमैन नहीं बन सकता क्योंकि वो MD है कंपनी का, अनलेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट्स और सिंगल बिजनेस है कंपनी का, एंड मोर देन वन CEO अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी में एक से ज़्यादा CEO अपॉइंटेड है, सिंगल बिजनेस है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट भी दे रहे हैं, तब MD और चेयरमैन सेम पर्सन हो सकते हैं। एक से ज़्यादा CEO अपॉइंटेड है, सिंगल बिजनेस है कंपनी का और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट दे रहा है, तब चेयरमैन और MD सेम पर्सन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। KMP को अपॉइंट करने का मैनर क्या होगा? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होगा, उसमें एक डिसीजन पास होगा यानी एक रिजोल्यूशन पास होगा। ओनली इन कंपनी एक्सेप्ट सब्सिडियरी, सब्सिडियरी कंपनी को जरूरी नहीं है। और अगर ये KMP 6 महीना में कोई कारण से अगर वो KMP पोस्ट छोड़ देता है तो 6 महीना में दोबारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पोस्ट फिलअप करना पड़ेगा। तो KMP अपॉइंट करने के लिए बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कर लो। यानी CS किसको बना रहे हो कंपनी का, MD किसको बना रहे हो, ये बात शेयर होल्डर से पूछने का दरकार नहीं है। कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इसको पास कर ले रहे हैं, शेयर होल्डर से अप्रूवल का दरकार नहीं है, बोर्ड मीटिंग में ही इसको पास कर लो। तो रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में। सब्सिडियरी कंपनी में ज़रूरी नहीं है, होल्डिंग कंपनी में होगा सिर्फ ये, यानी मेन कंपनी में होगा सिर्फ ये। और अगर कोई कारण से KMP पोस्ट वैकेंट करता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 6 महीने का टाइम मिलेगा उस पोस्ट को फिलअप करने का। अगर KMP वाले मैटर में आप फेलियर करते हो, मतलब CS, MD, CEO ये सब नहीं अपॉइंट करते हो, CFO, तो पेनल्टी कितना है? कंपनी के ऊपर 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का फाइन है। और हर वो डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सन जिसका डिफ़ॉल्ट था इसमें, उसको 50,000 तक का फाइन है। और अगर ये गलती कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब जब तक अपॉइंट नहीं करोगे, 1000 रुपया पर डे करके फाइन है।
तो कंपनी पे 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन। और जिस ऑफिसर का ये मिस्टेक है, यानी जिस डायरेक्टर या जिस की मैनेजर पर्सन का ये मिस्टेक है, उस पर 50,000 एट अ टाइम एंड इफ कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज 1,000 रुपीज पर डे करके पेनल्टी बढ़ता रहे। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, अदर प्रोविजंस। एक की मैनेजर पर्सन का टेन्योर 5 साल होगा, कैन रीअपॉइंट इन लास्ट ईयर ऑफ द टर्म। 4 साल कंप्लीट हो गया, 5वां साल स्टार्ट हो गया, आपको दोबारा अपॉइंट करना है, आप एक बार फिर अपॉइंट कर लो उसको। नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड मोर देन 70 ईयर्स। कैन अपॉइंट ऑफ मोर देन 70 ईयर्स इफ स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास्ड। तो 2 बात बोला, टेन्योर 5 साल से एक बार में 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो, रीअपॉइंट कर सकते हो जब तुम्हारा उसका 4था साल कंप्लीट हो जाए, 5वां साल स्टार्ट हो जाए, मतलब लास्ट ईयर ऑफ द टर्म में जाके। और जिस आदमी को तुम अपना KMP बनाओगे वो बिलो 21 ईयर्स से नहीं नीचे होना चाहिए और मोर देन 70 ईयर्स नहीं होना चाहिए। हालांकि 70 साल से ऊपर का फिर भी रख सकते हो अगर SR पास करते हो तो। अब मेरे को एक बात बोलो, क्या SR पास करके 21 साल से कम का भी आदमी रख सकते हो? 70 के ऊपर हमको रखना है, हमको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, मतलब मोर देन 75% मेजोरिटी शेयर होल्डर हाँ बोले, डिसीजन पास हो गया, हम उसको रख लिए। क्या 21 साल से कम का आदमी को भी रख सकते हैं शेयर होल्डर का मीटिंग बुला के SR पास करके शेयर होल्डर से अप्रूवल लेके? नहीं, क्योंकि ये पॉइंट सिर्फ 70 साल वाला के लिए है, 21 वाला के लिए नहीं। 21 के नीचे कंपनी का CEO, MD, CFO, कंपनी सेक्रेटरी तो खैर हो भी नहीं सकता, क्योंकि तुम ग्रेजुएशन पास करोगे 18-19 साल के एज में, फिर CS कंप्लीट करते करते तुम्हारा 21 प्लस हो ही जाएगा। वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके और कहते 21 प्लस हो ही जाओ। तो कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होने के लिए, CS अपॉइंट करने के लिए वैसे भी 21 साल के ऊपर का निकल ही जाएगा। तो ये है इसके रिलेटेड प्रोविजंस। सर जो खाली CS करता है सर, उसको मतलब उसका क्या रहता है? कंपनी सेक्रेटरी में देखो, एक बात देखो, तुम अभी पढ़ा ना पूरा इतना सारा ROC को फॉर्म फाइलिंग ये वो, मतलब ROC रिलेटेड, कंपनीज एक्ट रिलेटेड जितना भी कंप्लायंस है ना दिव्यम, वो सब CS को चेक ऑन करना पड़ता है। जैसे हम चार्टर्ड्स क्या करते हैं, हम तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे, तुम्हारा ऑडिट करेंगे, तुम्हारा टैक्सेशन का रूल्स देखेंगे, वैसे ही कंपनी लॉ रिलेटेड जितना रूल है वो सब कंपनी सेक्रेटरी देखता है। मतलब कंप्लायंस रिलेटेड, लॉ रिलेटेड जितना बात है वो एक कंपनी सेक्रेटरी देखता है। ये ROC को टाइम जो CS करता है वो LLB भी करता है क्या सर? करने से बेनिफिट होता है, क्योंकि कंपनी रिलेटेड मैटर तो तुम एज ए CS हेल्ड कर दे रहे हो, अदर रिलेटेड मैटर भी तुम कर पा रहे हो अगर तुम लॉयर हो तो, LLB क्वालिफाइड हो तो ये डबल बेनिफिट लोग करते हैं। जो लोग CS करते हैं दे गो फॉर LLB, ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन पैकेज अच्छा बने, कंपनी में तुम दोनों रोल प्रोवाइड करके दे सको कि हम कंपनी लॉ रिलेटेड मैटर भी देख दे रहे हैं। हालांकि एक लॉयर, खाली लॉयर भी हो वो भी कंपनी लॉ रिलेटेड मैटर देख सकता है, लेकिन जैसे देखो यहाँ पे लिख दिया कि अगर तुम्हारा पेडअप पब्लिक लिमिटेड कंपनी और 5 करोड़ से ज़्यादा का पेडअप कैपिटल है तो एक CS कंपल्सरी है। मतलब तुम एक लॉयर रखा है, लॉयर तुम्हारा CS रिलेटेड काम सारा कर देगा, क्योंकि वो भी तो लॉ ही देख रहा है और उसका भी साइनिंग पावर का उतना ही वैल्यू है। बट तुम्हारे यहाँ पे एक CS भी कंपल्सरी है अगर तुम 5 करोड़ के ऊपर का पेडअप कैपिटल। तो जनरली हाँ क्या बोल रहे हो? वही यही है कि कंपनी में एज अ कंपनी का लॉयर रिप्रेजेंट कर पाएगा। नहीं, बहुत सारा मैटर में ROC में CS रिप्रेजेंट करता है, ROC का सारा ही मैटर में CS रिप्रेजेंट करता है। नहीं तो मेरा बोलने का बात है, जो आदमी CS भी और लॉयर भी है, हाँ, और वो कोई कंपनी में, तो वो एज अ कंपनी का लॉयर। बिल्कुल वो ROC में एज अ CS रिप्रेजेंट करेगा, और कोई भी अदर कोर्ट रिलेटेड मैटर हो जाएगा कंपनी में, उसके लिए वो कोर्ट में भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा कंपनी के बिहाफ में। और फिर वो कहीं और से लॉयर का काम नहीं कर पाएगा। नहीं, CS लॉयर में ये अलाउड होता है, LLB में तुम जॉब और प्रैक्टिस दोनों कर सकते हो, लेकिन CS के रूप में अगर तुम करते हो, जैसे CS में हम लोग का सीधा रूल है, आइदर जॉब करो आइदर प्रैक्टिस करो, दोनों चॉइस नहीं। और कुछ
जेनी आपका कोई क्वेरी? नहीं सर। तो फिर तो ये चैप्टर खत्म।